साधना यानी कि खुद को नियंत्रित करना या किसी और चीज़ को अपने नियंत्रण में लेना। वैसे तो साधना करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक साधना शमशान साधना को कहा जाता है। शमशान साधना 10 तरह की होती है, यानी शमशान साधना में 10 अलग अलग तरीकों से आप कुछ सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको चेतावनी देना चाहूँगा। साधना और ख़ास तौर पर शमशान साधना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ये उसी तरह से है कि ज्ञान अगर पूरा हो तो आपके काम आता है, अधूरा हो तो आपका विनाश भी कर सकता है। और शमशान साधना पूर्ण रूप से सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल के समान है। बड़े बड़े साधक भी पूर्ण रूप से शमशान साधना को प्राप्त नहीं कर पाते, तो साधारण इंसान जो गृह गृहस्थी में बंधा हुआ हो उससे तो पक्का ही गलती हो ही जाएगी। तो आप भी ऐसी साधनाओं से दूर ही रहें। तो अब बात सीधे टॉपिक की करते हैं। शमशान साधना जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, उसमें एक साधना है मसान। मसान को साधना बहुत ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि इसका पता उस समय नहीं चलता कि आपने गलती की है या नहीं, लेकिन आपकी छोटी सी गलती बाद में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और कहते हैं जब मसान को जगाया जाता है, जो कि शमशान घाट में किसी व्यक्ति की लाश के होने पर या उसकी राख के साथ किया जाता है, मसान जगाने के बाद एक ऐसा पारलौकिक जीव आपके लिए काम करता है जिसे आप पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रण में नहीं ला सकते, और वो क्या क्या करेगा ये आपके हाथ में नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है मसान को जगाया तो जा सकता है, लेकिन अगर पूर्ण मसान जाग गए फिर बहुत विनाश होता है। मसान साधना भी शमशान घाट में की जाती है। शमशान घाट में या ऐसी जगह जहां पर सबसे ज़्यादा लाशों को जलाया जाता हो, अंतिम संस्कार किया जाता हो, वहां पर मसान साधना की जाती है। और या तो ये जिंदा लाश के साथ की जाती है, या उस व्यक्ति के शरीर के जलने के बाद जो उसकी राख होती है वहां पर मसान साधना की जाती है। बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े साधु मसान साधना करने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग साथ भी लेते हैं। जो मसान साधना पूर्ण रूप से सही कर चुके होते हैं, उनके हाथ में एक इंसानी शरीर की हड्डी होती है। कहते हैं कि वो उससे बात भी करती है, और आप उस शरीर की हड्डी से जो सवाल पूछते हैं वो आपको जवाब देती है, और वो भी कान में। कई तांत्रिक ऐसी ही इंसानी हड्डी को अपने पास रखते हैं और उससे बात करते रहते हैं। उससे इतिहास, वर्तमान की बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। लेकिन मसान साधना में क्या क्या होता है, उसके लिए मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहूँगा जिसे सुनने के बाद आपके मन के कई सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ बेहद डर भी लगने वाला है। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। अभिजीत जो कि बिहार के रहने वाले हैं, ये घटना उनके साथ लगभग 10 से 12 साल पहले घटी थी। उस समय उनकी माली हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनके पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद उन्हें घर चलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगी थी। उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी। उसके जो पिता थे वो पास के शहर में जाकर काम करते थे, और अब अभिजीत को भी शहर में काम मिल तो रहा था, लेकिन उससे वो घर चला नहीं पा रहा था। उसकी जो बीवी थी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी, और बार बार काम से उसे छुट्टी लेकर घर आना पड़ता था, जिसके बाद उसे शहर वाले उस काम से भी निकाल दिया गया। अब उसे लगने लगा था कि घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद जो उसके मामा जी थे, यानी कि दूर के मामा जी, अभिजीत की जो माँ थी उसका कज़न ब्रदर, काफ़ी दूर का मामा अभिजीत का, उनके पास एक बड़ी ज़मीन थी जिसका वो इस्तेमाल नहीं किया करते थे। उन्होंने घर आकर अभिजीत को कहा कि आप हमारी ज़मीन पर खेती करना शुरू कर दें। अगर तुम उस पर खेती करोगे तो तुम्हारे घर का गुजारा भी हो जाएगा, और हमें उस ज़मीन से कुछ नहीं चाहिए। ऐसा समझ लो कि तुम उस ज़मीन के मालिक हो। मुँह ज़ुबानी उन्होंने ये कह दिया था। अभिजीत उस ज़मीन पर खेती करने लगा। अब खेती अच्छी होने लगी थी, जिससे घर का गुजारा भी हो रहा था और कुछ पैसे भी बचने लगे थे। 3 से 4 सालों तक वहाँ पर अभिजीत खेती करता रहा, और घर की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी। जो टूटा हुआ घर था पहले, वो उसने बहुत अच्छा कर लिया था। लेकिन 4 सालों तक बहुत कुछ बदल गया था। जो उसके मामा थे उसका एक बेटा था जो कि विदेश में चला गया, और जब उन्होंने ये ज़मीन दी थी 1 साल पहले ही वो विदेश जा चुका था, लेकिन अब वहाँ पर वो पक्का भी हो गया था
और बार बार वो कह रहा था अभिजीत के मामा जी को कि आप भी यहाँ पर आ जाइए, आप वहाँ क्या करेंगे, हमारी ज़मीनें ज़रूर हैं लेकिन यहाँ लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा है और मैं यहाँ घर खरीदना चाहता हूँ, कुछ पैसे मुझे चाहिए, फिर आप ही वहाँ सब कुछ बेच बात कर वहाँ पर आ जाइए। जो अभिजीत के मामा जी थे उन्होंने अपने बेटे की बात मान ली और वो ढूंढने लगे एक ऐसा ग्राहक जो उस ज़मीन को खरीद सके। जब अभिजीत को इस बात का पता चला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, क्योंकि उसका घर काफ़ी अच्छा चल रहा था और अगर उसके मामा जी ये ज़मीन बेच देंगे तो वो फिर से वहीं पर आ जाएगा जहाँ से उसने शुरुआत की थी। उसके पास कोई ज़मीन नहीं थी, इस ज़मीन पर खेती करके ही वो घर का गुजारा कर पा रहा था। इसके बाद अभिजीत ने अपने मामा जी को कहा कि ये ज़मीन को मत बेचिए, इस पर तो मैं खेती करता हूँ। तो उसके मामा जी ने कहा कि हमें पैसों की ज़रूरत है, मेरा बेटा वहाँ पर एक घर खरीदना चाहता है और हमारी तो ज़मीन पड़ी है, तो इसे बेचकर जो पैसे आएंगे वहाँ से वो इटली में एक घर खरीद सकता है। पहले तो अभिजीत अपने मामा जी को प्यार से समझाता रहा, उसके मामा जी मान नहीं रहे थे। ज़मीन तो उन्हीं की थी ना, उन्होंने वैसे यहाँ खेती करने के लिए दी थी, लेकिन अभिजीत का तो घर उजड़ने वाला था। तो अभिजीत अपने मामा जी से लड़ने लगा कि इस तरह आप ज़मीन नहीं बेच सकते मेरी परमिशन के बिना, आपने कहा था ना ये ज़मीन मेरी है, तो अब मेरी परमिशन के बिना आप ज़मीन नहीं बेच सकते। तो उसके मामा जी अब गुस्से में कहने लगे कि मैंने ही तो कहा था और मैंने दी है, मैं वापस ले रहा हूँ, इसमें लड़ने वाली क्या बात है। अभिजीत कहने लगा नहीं, अब ये मेरी है। इस तरह से अभिजीत की लड़ाई उसके मामा जी से होने लगी और उसके मामा जी ने 1 महीने में एक ग्राहक को ढूंढ लिया था। अब रजिस्ट्री का काम 1 महीने के अंदर अंदर होने वाला था। इस बात का पता जब अभिजीत को लगा तो उसके तो होश उड़ गए। जो नया ज़मीन का मालिक होने वाला था पहले ही बार बार ज़मीन को देखने आता था, यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर देता था और अभिजीत अब खेती कर नहीं पा रहा था। और उसके मामा जी ने कहा था जो फसल है, समय आ गया है कटाई का, कटाई कर दो। इसके बाद वो इस ज़मीन का इस्तेमाल करने लगा था। लेकिन जो अभिजीत था उसे पता था अगर मैं फसल की कटाई कर दूंगा ना तो बड़ी मुश्किल होगी, फिर ये ज़मीन बेची जा सकेगी। मैं फसल की कटाई नहीं करने दूंगा और कहता रहूँगा मेरी फसल लगी हुई है, कटाई नहीं कर सकते। इस तरह से अभिजीत अपने मामा जी से लड़ता रहा था और उसके मामा जी ने कह दिया 1 महीने में फसल की कटाई कर लो, वरना नया मालिक फसल भी रख लेगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद अभिजीत ने जान पहचान वालों से पूछना शुरू कर दिया। उसका एक दोस्त वकील था, उससे बात करनी शुरू कर दी और सबने यही कहा कि उसने ज़बानी कहा था ज़मीन तुम इस्तेमाल कर सकते हो, अब कुछ नहीं हो सकता, ना तुम उस ज़मीन पर कब्जा कर सकते हो, मालिक तो वो है ना, या तो तुम पहले रजिस्ट्री करवा लेते फिर काम बन सकता था, फिर कोई नहीं इसे बेच सकता था। अब अभिजीत ये बात तो समझ गया कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। अगले हफ्ते उसने उस फसल की कटाई करवा ली, उससे जो पैसे मिले वो देखने लगा कोई आदमी ऐसा मिल जाए उस पैसे को लेकर वो ज़मीन उसके नाम करवा दे। लेकिन ये इलीगल काम था, ऐसा कोई करना नहीं चाहता था। तो अभिजीत रो रो कर बहुत बुरा हाल कर चुका था। ज़मीन बिकने ही वाली थी और उसे जो करना था जल्द ही करना था। उसको शहर में एक दोस्त जानता था जो काफ़ी अजीब और गरीब काम किया करता था। वो वहाँ पर जादू टोना करता था, तांत्रिकों को जानता था और अब अभिजीत को लगा कि यही आदमी है जो मेरा काम कर सकता है। तो अभिजीत अपने दोस्त से जाकर मिला और उसके दोस्त ने कहा कि हाँ, मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ जो ऐसी साधनाएं करता है। अगर तुम्हारे मामा पर कोई काला जादू कर दिया जाए, वो ये ज़मीन बेच ही ना पाए, तो तुम इस पर फसल बीजते रहोगे और वो कुछ कर नहीं पाएगा। इसके बाद अभिजीत को लगा बात तो सही है, अगर मेरा मामा ही बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए उसके बाद वो ज़मीन एक तरह से मेरे काबू में ही रहेगी। तो उसने बात मान ली। अब उसका जो दोस्त था वो बड़े एक तांत्रिक के पास लेकर गया। पहले तो जो तांत्रिक था उसने ये काम को ही गलत कहा कि इस तरह से किसी को परेशान करने के लिए नहीं कर सकते। लेकिन अभिजीत कहता रहा मेरे मामा ने मेरी ज़मीन हड़प ली है, कुछ बातों को घुमाया। इसके बाद उसने तांत्रिक को कुछ पैसे दिए, तांत्रिक मान नहीं रहा था, लेकिन अभिजीत ने बार बार जिद की तो तांत्रिक ने कहा एक मसान साधना है, वो शमशान में करनी पड़ती है और गृह गृहस्थी में फंसा हुआ आदमी ये नहीं कर सकता। अब जो अभिजीत था उसने बताया भी सब कुछ झूठ ही था कि मेरी शादी नहीं हो रही, हमारी जो ज़मीन है उसे मेरे मामा हड़पना चाहते हैं। बात घुमा फिरा कर कहा तो उस तांत्रिक ने कह दिया कि तुम अभी शुद्ध हो, तुम्हारी शादी तक नहीं हुई है, तो तुम ये शमशान साधना, खास तौर पर मसान साधना कर सकते हो। उस तांत्रिक ने सब कुछ बता दिया अगले 5 दिनों में। इसके बाद छठे दिन वो अपने उस गांव के शमशान घाट में पहुंच गया मसान साधना करने के लिए और उसी शाम वहां किसी को जलाया गया था। उसकी राख वहीं पड़ी थी, उसकी हड्डियां कुछ वहीं पर पड़ी थी और एक हड्डी को निकाल कर चुपके से वहां अभिजीत ने मसान साधना शुरू कर दी।
मसान साधना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और इसके लिए कई रातों का इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, लेकिन जो उस तांत्रिक ने बताया था वो सिर्फ एक रात के लिए था। इसके बाद जानकारी उसके पास पूरी थी लेकिन उसे याद अधूरा था, तो उसने वो मसान साधना करनी शुरू कर दी। अगली 3 रातों तक वो मसान साधना करता रहा। उसके बाद वो जो तांत्रिक बाबा था उसने बताया हुआ था कि सामने एक खोपड़ी रखनी है। अब ये खोपड़ी कहीं और से लेकर आनी होगी और उसके बाद वो जो खोपड़ी है अपने आप हिलने लगेगी और उससे आवाज़ें आने लगेगी। जब आवाज़ें आना शुरू हो गई समझ लेना कि मसान जाग चुका है और उस मसान को जो तुम कहोगे वो काम करने के लिए निकल पड़ेगा। इस तरह जो अभिजीत था उसने वहाँ पर एक खोपड़ी रखी, वो जो हड्डी थी वो हिलने लगी थी, यानी मसान जागने ही वाले थे। और आखिरी बार जहाँ पर एक बकरी को काटा हो, बकरा या बकरी को काटा हो, उसका खून जहाँ पर गिरा हो वो वाली मिट्टी लेकर आनी पड़ती है। और उस रात अभिजीत वो मिट्टी लेकर आया था। उसने वो मिट्टी उस खोपड़ी के मुंह में डाल दी। कुछ समय वो हड्डी हिलती रही और हड्डी ने हिलना बंद कर दिया। उसके बाद वो खोपड़ी हिलने लगी और खोपड़ी से आवाज़ आने लगी। अभिजीत ने कान लगाकर सुना तो अंदर से एक आवाज़ आ रही थी। मसान जाग चुके थे और कार्य करना चाहते थे। इसके बाद अभिजीत ने कह दिया, मेरे मामा को इतना बीमार करो कि वो चल फिर ना सके, उनके घर में परेशानियां ला दो ताकि वो ज़मीन बेच ही ना पाए। इस तरह से जो अभिजीत था उसने मसान तो जगा दिए थे, लेकिन उसे ये पता नहीं था ये अधूरे मसान जागे हैं या पूरे मसान जागे हैं। लेकिन उसने खोपड़ी को एक बड़े हथौड़े से तोड़ दिया, यानी उस मसान को कोई भी तोड़ ना सके। अब वो मसान शक्ति, वो जो जीव है, वो मामा के घर जाने वाला था। अगले 2-3 दिनों में अभिजीत को पता भी चल गया। उसके जो मामा थे बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। वो बेड से उठ नहीं पा रहे थे, जैसे शरीर पर लकवा मार गया हो। और अब ज़मीन जो बेचने का ख्याल था वो भी उन्होंने दिमाग से निकाल दिया। उनका जो बेटा था वो विदेश से आ गया, ख़ास तौर पर उनकी सेवा करने के लिए, कि उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जो अभिजीत की मामी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगी। और अगले कुछ दिनों बाद जो उसके मामा जी का बेटा था ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगा। अभिजीत इतने दिनों बाद अपने मामा के घर गया था हाल चाल पूछने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर वो खुद हैरान था। उसके जो मामा थे ना, वो बेड पर लेटे हुए छत की तरफ देखकर चीखें मारने लगते। ऐसा करने लगते जैसे उन्हें कोई चीज़ नज़र आ रही हो। जो उसकी मामी थी ना, वो भी जैसे बार बार खुद को पानी से भिगोती रहती, पागलों जैसी हरकत। और जो मामा जी का लड़का था वो मिट्टी खाने लगा था। विदेश से यहाँ पर आया था, पढ़ा लिखा था, लेकिन वो मिट्टी खाने लगा था और बाहर बार बार मिट्टी खाता। किसी और चीज़ को खाने का उसका मन नहीं करता। घर में इतना बवाल सा मच गया था ना कि जैसे कुछ ठीक हो ना पा रहा हो। अभिजीत को बुरा तो लगा था, लेकिन इस बात की खुशी थी कि उसका घर चलता रहेगा। वो स्वार्थी हो गया था। इसके 2 दिन बाद उसके जो मामा थे उनकी मौत हो गई। अब उस रात जब अभिजीत के मामा जी की मौत हुई थी, अभिजीत घर में बैठा हुआ था, छत की तरफ देखे जा रहा था। वो सोच रहा था क्या उसने सही किया या गलत। वो बार बार खुद को सही ठहरा रहा था। उसने किसी को बताया तक नहीं था। उसकी नज़रें छत पर थी। अचानक उसने देखा कि पास में एक बल्ब लगा हुआ था जो नीचे लगा रखा था और छोटा बल्ब था। एक चीज़ की परछाई जो कि ऊपर बन रही थी पास में पड़ी हुई थी, वो परछाई जैसे हिलकर एक तरफ गई। ऐसा लगा जैसे वो चीज़ नीचे गिर गई हो। इसके बाद अभिजीत ने जब साइड मुड़कर देखा तो कोई चीज़ उस बल्ब के आगे नहीं थी। जो परछाई बन रही थी वो किसकी बन रही थी उसकी समझ में नहीं आया। फिर वो छत की तरफ देखने लगा, शायद नीचे कोई चीज़ गिर गई होगी। उसका मन नीचे पड़ी हुई चीज़ को उठाने का नहीं था। फिर वो ऊपर छत की तरफ देख रहा था। अचानक फिर से परछाई बनी। जैसे ही उसने बल्ब की तरफ देखा वहाँ आगे कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन वो परछाई धीरे धीरे एक अजीब सा आकार बनाने लगी। इसके बाद पहले तो वो परछाई लग रही थी, उसके बाद वो परछाई जैसे निकल कर आई, जैसे कोई शैतानी चीज़ हो जो छत से थोड़ा नीचे लटक गई हो। उसकी भयानक लाल रंग की आंखें थी और जो अभिजीत था वो चीख पड़ा। चीख कर घर से बाहर निकला। जब वो बाहर निकला उसने अपनी बीवी को बताया। उसके बाद उसके पड़ोसी बाहर आ गए थे कि अभिजीत इस तरह से चिल्ला क्यों रहा है। उसने कहा मेरे घर में कुछ है अजीब सा। फिर कुछ जो पड़ोसी थे घर में आए, उन्हें कुछ मिला नहीं तो उन्होंने कह दिया डरो मत, देखो भगवान को याद करो, कुछ नहीं होगा। फिर वो घर के अंदर आ गया। कुछ समय बाद फिर से वैसी ही परछाई एक दीवार से निकलकर जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अब ये परछाई सिर्फ डरा नहीं रही थी,
उसने अभिजीत को बाजू से जैसे पकड़ भी लिया था। एक बार अभिजीत को पकड़ा और वो चीख रहा था, बाहर भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो पकड़ इतनी मजबूत थी वो छुड़ा नहीं पा रहा था। 5-10 सेकंड बाद खुद ब खुद वो पकड़ ढीली हुई, वो बाहर की तरफ भागा। जब बाहर पहुंचा पड़ोसियों ने पूछा, फिर से उसने यही कहा। पड़ोसियों ने कहा, डरो मत, ऐसा करो तुम हमारे घर रह लो। इसके बाद अब जो अभिजीत था उसे लगा कि हाँ मेरे घर में कुछ ना कुछ तो है, मुझे अपने पड़ोसियों के घर जाना होगा। जब वो अपने पड़ोसियों के घर में चला गया, वहाँ बेड पर लेटा और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वो उठा, उसकी एक टांग काम नहीं कर रही थी। एक तरफ की जैसे टांग पर लकवा मार गया हो। एक टांग से लंगड़ाता लंगड़ाता वो दिन भर घूमता रहा। इलाज करवाने के लिए गांव के वैद्य के पास गया, उसकी टांग तब भी काम नहीं कर रही थी। शाम के वक्त उसे समझ में आ गया, कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। उस शाम जब वो अपने कमरे में था, उसकी बीवी रसोई में कुछ खाना बना रही थी। तब उसकी बीवी भागी रसोई से, क्योंकि उसकी जो साड़ी थी उस पर आग लग गई थी। इसके बाद भागती हुई वो आई अभिजीत के पास। अभिजीत बड़ी मुश्किल से बेड से उठा और वो अपनी बीवी की जो साड़ी जल रही थी उसे पकड़कर जैसे फाड़ कर ऐसे बुझाने लगा, जल्दी बुझा दी। फिर वो बीवी से पूछने लगा, ये आग कैसे लग गई? और बीवी जो बता रही थी उसे यकीन नहीं हो रहा। उसकी बीवी ने कहा, जो आग लगी हुई थी ना चूल्हे में, वो आग एक शैतान सा बन गई थी। नॉर्मली ये जो आग होती है ऊपर की तरफ बढ़ती है, लेकिन ये आग जैसे नीचे आई थी, एक हाथ सा निकला और उसने साड़ी को पकड़ लिया। अब वो आग के कारण साड़ी में जैसे इतनी ज़्यादा आग लग गई और फिर उसकी बीवी डरकर पीछे की तरफ भागी। इसके बाद अब अभिजीत समझने लगा था कि घर में गड़बड़ तो हो रही है। अब इसका इलाज कल सुबह जाकर उस तांत्रिक के पास करवाने की कोशिश करूँगा। वो रात सबसे ज़्यादा डरावनी निकल रही थी। अभिजीत उस रात बेड पर लेटा हुआ था, उसकी बीवी उसके साथ थी। 11 बजे का समय था। तब उसे नज़र आया जैसे उसकी टांगों पर कोई चढ़ रहा हो। जो बेड था ना, उसके नीचे से जैसे कोई काली चीज़ चढ़ रही हो। और जब वो ऊपर की तरफ हुई ना, उसने एक आकार इंसानी सा बना लिया। जो सर था पूरी तरह से गोल था और लाल रंग की आंखें थी। वो चढ़ते चढ़ते टांगों पर आई और तब चीखने की कोशिश की थी अभिजीत ने, लेकिन जैसे उसका जबड़ा, ये वाला जबड़ा लकवाग्रस्त हो गया हो। वो मुंह खुल नहीं रहा था और मुंह बंद पर वो चीखे मार रहा। जैसे हम सपने में चीखने की कोशिश करते हैं, मुंह नहीं खुलता, जैसे आवाज़ घूंटी हुई हो, ऐसे उसे महसूस हो रहा था। और वो जो चीज़ आकर उसकी छाती पर बैठ गई, और जो उसकी छाती पर बैठी हुई चीज़ थी ना, उसकी जैसे गर्दन में यहाँ एक हड्डी नज़र आ रही, एक बड़ी सी हड्डी। और ये वही हड्डी थी जो शमशान घाट में उसने उस चिता के बीच से निकाली थी और वो बार बार हिल रही थी। ये मसान की हड्डी थी। मसान जाग चुके थे। सामने जो चीज़ थी ये मसान था। ये शक्तिशाली चीज़ अब उस पर हमला कर रही थी। वो कंट्रोल कर पाएगा या नहीं उसे नहीं पता था। वो मंत्र पढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका तो जबड़ा ही बंद हो चुका था। वो 1 घंटे तक उसकी छाती पर बैठा रहा और जैसे उसकी छाती में अपनी उंगलियां गढ़ाता रहा। उसके शरीर के अंदर दर्द हो रहा था। वो बार बार आंखें बंद करता, लेकिन दर्द के कारण उसकी आंखें खुल जाती। वो चीख तक नहीं पा रहा था। उसके शरीर को जैसे लकवा मार गया हो। उसका मुंह भी जैसे खुल नहीं रहा, आवाज़ नहीं निकल रही। वो अपनी बीवी को जगाना चाहता था, लेकिन उसकी बीवी जाग नहीं रही थी। उसकी बीवी भी जैसे बेहोश हो। कुछ देर बाद जैसे उसकी हाथ हिलता, उसकी बाजू हिलती, वो मारता अपनी बीवी को, लेकिन उसकी जो बीवी थी जैसे लाश पड़ी हो, वो हिल नहीं रही थी। अब रो रो कर अभिजीत जैसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा, लेकिन मुंह नहीं खुल रहा। 1 घंटे तक ऐसा होता रहा। उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई, जैसे पलकें भी खुल नहीं रही थी। और वो चीख रहा, ये सपना है या नहीं उसे नहीं पता। अगली सुबह जब वो उठा, उसकी कमर के नीचे दोनों टांगें काम नहीं कर रही थी। उसकी बीवी उठी और उसकी बीवी को पता तक नहीं था रात को क्या हुआ। उसकी बीवी बस यही कह रही थी, मुझे एक डरावना सपना आया था, एक अजीब काली चीज़ मेरी छाती पर बैठी हुई। और जो अभिजीत था उसने अपनी बीवी को सब कुछ सच बता दिया, कैसे उसने मसान जगाया और उसके बाद ये सब हो रहा है। और मामा जी की जो मौत हुई है, अब अभिजीत खुद को इसका कसूरवार मानता था। उसका मानना था कि वो बस मामा जी को बीमार करना चाहता था। मसान जागने के बाद क्या होता है उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। अभिजीत ये समझ नहीं पा रहा था। अब जो उसके घर में हो रहा है उस पर भी उसका नियंत्रण नहीं था। टांगे चल नहीं रही थी। उसने अपनी बीवी को कहा, मुझे शहर लेकर जाओ, मैं उस तांत्रिक से बात करना चाहता। उसकी बीवी उसे एक ऑटो रिक्शा में बिठाकर ज़्यादा पैसे देकर शहर में घूम रहे थे। वो उस तांत्रिक को ढूंढ रहे थे। जब वो उस जगह पर पहुंचे, उसका दोस्त उसे मिला और उसने दोस्त को कहा, ये देखो। उसका दोस्त देखते ही पहचान गया कि तूने मसान जगाए हैं।
और तुझसे गलत मसान ही जागे हैं, तूने पूर्ण मसान जगा दिए हैं जो नियंत्रण में नहीं होते। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उसके दोस्त ने यह भी कहा था कि तू गृहगृहस्थी में बांधा हुआ है, ऐसा इंसान शमशान साधना नहीं कर सकता, तूने सब कुछ उससे झूठ कहा। तब उसका दोस्त जो तांत्रिक था वो बड़े तांत्रिक के पास लेकर गया जिसने शमशान साधना सिखाई थी। अब जो अभिजीत था उसने सच सच बता दिया। वो तांत्रिक बहुत ज़्यादा गुस्सा। अब वो ये जो मसान थे इसे शांत नहीं करना चाहता था। उसका कहना था मसान जागने के बाद इसे शांत नहीं किया जा सकता, ये बहुत भयानक होते हैं। लेकिन वो माफ़ी मांगते रहे उस तांत्रिक से। तब उस तांत्रिक ने बड़ी मुश्किल से उस मसान को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब उस तांत्रिक का कहना था पूर्ण मसान शांत नहीं किए जा सकते, बहुत लंबा समय लगता है। अब उस तांत्रिक ने कुछ खास चीज़ की थी, एक खोपड़ी के साथ वहाँ शमशान घाट में कोई साधना की। इसके बाद कहा 1 महीने में वो मसान शांत होंगे, लेकिन तूने जो किया है सज़ा तुझे हमेशा के लिए मिलेगी। इसके बाद 1 महीने तक उन्हें वो दृश्य दिखते रहे। उसकी बीवी भी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। उसकी जो बीवी थी उसकी एक तरफ की बाजू काम करना बंद कर गई 15 दिनों बाद। जो अभिजीत था उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया, पतला हो गया, उसे भूख नहीं लग रही थी, रात को वो सो नहीं पाता था। वो अजीब सा जीव उसके बेड के आसपास घूमता रहता। 1 महीने बाद धीरे धीरे वो चीज़ उनसे दूर होती गई और उसके जो मामा का घर था, उसकी मामी थी, वो भी ठीक हो गई। अब जो मामा का लड़का था उसकी सेहत भी सुधरी, वो ठीक हुआ और अपनी माँ को वो सीधा इटली ही ले गया कि यहाँ हम नहीं रहेंगे, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, डॉक्टर इलाज नहीं करते, हमारी सेहत ठीक नहीं होती। उन्हें ये पता नहीं था कि ये मसान जागने के कारण हुआ है, किसी ने मसान जगाए हैं उनके खिलाफ। इसके बाद जो अभिजीत था उसकी जैसे टांगे कभी काम नहीं की। ये घटना हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन उसे नीचे के हिस्से में लकवा मारा हुआ है और उसकी टांगे काम करती ही नहीं आज तक। लेकिन वो अपनी गलती समझ गया। जो ये साधना करना बहुत मुश्किल होता है कहते हैं, वो सच कहते हैं। साधना में आपको क्या मिलेगा इस पर आपका नियंत्रण नहीं होता। साधना कहा जाता है नियंत्रण करना खुद को या किसी और चीज़ को नियंत्रण में लेकर आना। साधना, शमशान साधना यानी कि शमशान की उन शक्तियों को अपने नियंत्रण में करना। वो इतनी शक्तिशाली होती हैं, उन्हें नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल होता है। बड़े बड़े साधक भी पूरी रूप से ये काम नहीं कर पाते। इसीलिए कहा जाता है गृह गृहस्थी वाले ये काम ना करें, क्योंकि बहुत कुछ खोना पड़ता है। साधना कोई और करता है, सज़ा किसी और को मिल जाती है जो उसके घर में होते हैं। बड़े बड़े साधक कई बार मारे भी जाते हैं ऐसी साधनाओं में, इसीलिए इन्हें खतरनाक कहा जाता है। और अभिजीत ये समझ गया था। इतने सालों बाद उसकी टांगे काम नहीं कर रही। उसकी बीवी की जो बाजू थी वो तो ठीक हो गई कुछ महीनों में, लेकिन उसकी टांगे जिसपे लकवा मारा हुआ था वो ठीक नहीं हुई। अब भी कभी कभी उसे रात को डरावने सपने आते हैं और ऐसे दृश्य नजर आते हैं। मसान जगाए जा चुके थे और उन्हें बस दूर किया गया। ऐसे मसान जागने के बाद कहते हैं ताउम्र आपके करीब रहते हैं, मौका ढूंढते हुए। वो आखिरी काम करना चाहते हैं। जिसने उन्हें जगाया है वो उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करूंगा आपको बता पाया शमशान साधना या मसान साधना क्या होती है। और मसान जगाना बेहद खतरनाक होता है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे बहुत कुछ पाया जा सकता है, लेकिन वो भूल जाते हैं इससे खोया क्या जा सकता है। आपके पास सिर्फ आपकी जिंदगी ही नहीं है, बहुत कुछ होता है। और जो पारलौकिक शक्तियां हैं ना, आपसे बहुत कुछ ले सकती हैं। सिर्फ भौतिक चीजें नहीं, आपकी आत्मा, आपके जीवन की घटनाएं, बहुत कुछ भयानक हो सकता है। इसीलिए ऐसी डरावनी साधनाओं से दूर ही रहें। बस ऐसी कहानियों को एंजॉय करें जो कि मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आपको ये जानकारी, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।